जी एस्पायरेंट्स कैसे हैं? वालेकुम ठीक है। सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है सर? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी जा रही तैयारी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अभी तो अच्छा शुरू ये ही नहीं की बताएं। सर। ओ यार, ये बुरी चीज़ है। आपको पता है ना कि पूरा डिपार्टमेंट की किस हिसाब से जल्दी पेपर ले रहा है, तो उसमें आई थिंक 25 तारीख लास्ट डेट है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि मैक्सिमम 5-6 तारीख तक पेपर आपका हो जाएगा। 7 को हो जाए, 10 को हो जाए, मतलब 10 से पहले पहले हो जाएगा, तो अंदाज़ा लगा लें फिर आप। और पहले जो है ना, इसके 2 टेस्ट ये होने हैं, ऐसे में तो फिर भी आपको टाइम मिल जाएगा। ये पहला जीके का और लॉ का इकट्ठा होगा, 100 नंबर का। एक सुनने में ये भी आ रहा है कि जो लॉ है उसमें 30 नंबर का करंट अफेयर भी शायद ऐड कर दें। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो जीके में ही रहने दें। लेकिन ये तो तय है कि जीके भी आना है और लॉ भी आना है, और पीरे एक्ट भी आना है, और पीरे एक्ट की जो शेड्यूल लॉज हैं 5, वो भी कन्फर्म है। तो अभी जीके के बारे में ना एक बात बहुत मशहूर है कि इसकी दो बातें हैं, मशहूर हैं। एक इसकी अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है कि जब आप याद करते हैं निमोनिक तरीके से, तो आपको ये फौरन याद हो जाता है। और बुरी चीज़ ये है कि जब आप याद करते हैं और फिर आप उसको रिवाइज नहीं करते, फिर ये भूल जाता है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना इसको एक स्क्रीन शेयर वो शेयर करता हूँ, उससे पढ़ाऊँ। और जो मेथड पढ़ाने का है वो आपको शायद समझ आ जाए तो अच्छी बात होगी, ताकि आप जब क्लास के बाद बैठे हैं तो आप उसकी तैयारी उस हिसाब से करें। अच्छा, आपको अब स्क्रीन शेयर जो शेयर की वो नजर आ रही है? जी सर, आ रही है नजर। अच्छा। जी सर, आ रही है नजर। अ, आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले कोई पेपर पास किया हो? जीके का तो कोई नहीं किया सर। कोई नहीं किया। अब जीके में सर आपको पीपीएससी 14। का पास किया, ये क्राइम ब्रांच की सीट का, लेकिन लेकिन अभी मेरिट नहीं बना। जीके, अच्छा अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि जीके के जितने आप नंबर ज़्यादा लेंगे उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। आल्दो के पासिंग मार्क्स 40 हैं, बट यू हैव टू बी गेट मोर मार्क्स, ताकि जो आपका वो मेरिट है ना उसमें आपको आपका नाम ऊपर ऊपर आए और आपके नंबर अच्छे हैं, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल लिस्ट में नाम भी ठीक है। अच्छा, अब इसको ना अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इग्नोर करना। अच्छा, इसको देखा जाए ना तो कुछ चीजें आपस में ओवरलैप कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, तो मोहम्मद बिन कासिम ना इस्लामी इस्लामियत में भी आता है, और ये पाकिस्तान अफेयर में भी आता है। जब हम पाकिस्तान अफेयर को देखते हैं तो पाकिस्तान अफेयर को आगे मजीद जो है ना वो तीन तीन हिस्सों में डिवाइड, मतलब 3 में भी कर सकते हैं, 5 में भी कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं। मिसाल तौर पर अगर हम बात करें 1947 की, तो 1947 के बाद वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं पोस्ट पार्टीशन, और जो उससे पहले वाला है उसको हम कहते हैं प्री पार्टीशन। और प्री पार्टीशन से अगर पहले जाएं तो फिर उसमें एक वो जो दौर आता है कॉलोनियल, अंग्रेज का दौर, वो आ जाता है। फिर उससे पहले जो है ना वो मुगल का दौर आता है। देन मुगलों से पहले जो है ना वो एक प्रॉपर, अगर हम बात करें, एक वो एक लफ्ज लिख लें, लाइन, जिसका मतलब आप समझाता हूं आपको। एक लाइन है, गुलाब खिले तो सांस लो। अब इसका मतलब ये बनता है कि एक निमोनिक्स बना, मैंने मतलब पढ़ा था बहुत पहले, ये बनाया था, जिसका मतलब ये था कि ये टाइम लाइन है कि किस तरह मुख्तलिफ जो रूलर हैं उन्होंने अपनी डेंसिटी जो है ना, जो जो उसको जो है ना वो प्रोलॉन्ग किया या उस पर रूल किया। तो गुलाब से मुराद यहाँ पर है, गुलाब से मुराद गुलाम, मतलब एक निमोनिक्स याद बनाने के लिए किया ना, गुलाब गुलाम, तो गुलाम से मुराद है स्लेव डेंसिटी। ये वो दौर है कुतुबुद्दीन ऐबक वाला और वो वाला। उसके बाद गुलाब खिलें। अब खिले से आप, खे से मुराद खिलजी और खे से मुराद खिलें। तो जो एक खिलजी का दौर चलता रहा है, आगे हम देखेंगे जाके सारे को, तो वो इसमें आगे आता है। देन उसके बाद जो है ना वो आगे आता है गुलाब गुलाब खिले तो। अगर अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ज्यादा इसका आइडिया हो जाएगा। तो से मुराद है तुगलिक, या फिर आप इस आइडिया को सुन लेना। तो से मुराद है ते फॉर तुगलिक। तो यहाँ पर जो तुगलिक बादशाह है उसका ये मतलब एक प्रॉपर टाइम लाइन बताई जा रही है एक तरतीब के साथ। तो सांस लो, अब सांस से मुराद यहाँ पर ना सादात हैं। सीन फॉर सांस, सीन फॉर सादात, और लो फॉर लोदी। तो ये एक जो ना टाइमलाइन पहले वाली बन गई है।
अब उसके बाद जब लोधी थे, उनको लोधी जो तीन हुक्मरान थे, एक वो बेलोल लोधी थे और जो एक दो उसके एक और थे, उनको जो है ना फिर मुगल बादशाह जो बाबर था, उसने 1500 आई थिंक 46 में, एग्जैक्ट मुझे शायद याद ना आ रहा, तो उसमें जो है ना, सॉरी 1526 में, 1526 में पानीपत की जो जो जंग हुई थी उसमें जो है ना इसको प्रॉपर शिकस्त दी लोधी डायनेस्टी को, और वहां से मुगल जो बादशाह की वो एक रखी गई है। अब इतनी बड़ी डिबेट का बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप चीजें याद करेंगे निमोनिक्स तरीके से, जो आम चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, वो आप जैसे मर्जी याद कर लें। मैंने ये आई थिंक 2018 में ये लाइन याद की थी, और आप देख लें कि 2018 के बाद अब तक जो है ना वो कितना अरसा हो गया है। तो ये अब तक जो है ना मुझे वो याद है। सिमिलरली आप जो है ना वो ट्राई करें कि जो निमोनिक्स हैं उनको बनाकर आप तैयार करें। आपको मेरी समझ आई है ये जो मैंने सारी वो आपको दास्तान सुनाई है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है ये आपकी आवाज़, समझ भी आ रही है। क्या चीज? जी सर, आपकी समझ आ रही है और आवाज़ भी आ रही है आपकी। अच्छा, अब यहाँ पर ना इस्लामिक रूल को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो है ना ये बात की गई है ऊपर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सिंस मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम को जो है ना यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं कि कहा ये जाता है। अब इसके बारे में दो बातें मैं बता रहा हूँ, बट उन दोनों बातों का ये आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं। वो बातें ये हैं कि कोई बंदे कहते हैं, कुछ जो हिस्टोरियन हैं, जो ऑथर हैं, वो ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ना वो लुटेरा था, और वो यहाँ पर लूटने के लिए आया था और लूट के यहाँ से वापस चला गया। और कुछ जो हमारी पाकिस्तान हिस्ट्री है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो ये कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो एक मुस्लिम सिपा सलार था। और यही हमारे पेपर में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जो हमारी आइडियोलॉजी है, क्योंकि डिफरेंट डेफिनेटली जो हिस्ट्री है उसको बहुत ही ज्यादा जो है ना वो जो मर्जी उसको वो टॉट कर दे, उसको उसके तबाह कर दे, उसको टुकड़े बना दे, टेम्पर कर दे, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ रहा है। उसके ऊपर प्रॉपर बुक्स लिखी हुई हैं। तो हमने जो है ना जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे पाकिस्तान स्टडी से या जो हमारे इस्लाम से रिलेट करती है, या जो हमारे बुक्स में बताई गई है, या जो हमारी बुक्स से रेफरेंस देकर बताई जाती है, हम उसको उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया गया कि वो जो है ना वो 1712 में, अगर मैं आपको इससे थोड़ा सा पहले लेके जाऊं, तो हजरत उस्मान गनी के दौर, रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी यहाँ पर जो अरब थे वहां से जो है ना वो इधर आते थे एशिया में। तो मतलब ये पहले आपकी बात नहीं है। अगर जब हम ये कर लेंगे तो फिर आपको उसकी जो बारीकी में लेके लेके जाऊंगा, बारीकी में जो जाएंगे तो फिर उसमें क्या होगा। उसमें भी जो है ना हजरत उस्मान गनी के दौर में, हजरत उमर फारूक के दौर में भी वहां से मतलब आते थे ताजिर, और यहाँ पर उनका जो है कनेक्शन बन चुका था। अब हम इसके ऊपर आते हैं कि जो सत्रह, अब इसमें जो याद करने वाली चीजें वो देखिएगा। अब इसमें जो पहली बात है वो ये कि सवाल ये पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने कब इन्वेजन की। एक मिनट, मैं ये निशान लगा लूँ इसके ऊपर। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा, तो ये जो पहला सवाल आपसे ये पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ पर इन्वेजन की थी और कब की थी। तो आप ये बता सकते हैं कि 1712 में, और कहाँ पर की थी, सिंध पर की थी। और उसके बाद फिर आगे ये है कि आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन, सिंध बिकेम पार्ट ऑफ द उमैयद खलीफा। अब जो उमैया डेंसिटी है, उसके बारे में सवाल आ सकते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम किस डेंसिटी किससे था। अब उमैया डेंसिटी की अगर बात आ गई है, तो उसके बारे में हम जो है ना वो कुछ चीजें खुद देख लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये कहा गया है कि उसके बारे में जो सवाल 10-12 सवाल पूछे जा सकते हैं, या जो उमैया डायनेस्टी है, तो इन सबको रिलेट करना है। मैंने पहले भी बताया था, शायद आप मेरी क्लास में ली थी, कि जो सवाल पास पेपर में आएंगे हमने उसको प्रॉपर एसोसिएट बनाना है। जब उमैया डायनेस्टी आ गई, इसका मतलब ये है कि उमैया डायनेस्टी और उसके बाद जो है ना वो खिलाफत अब्बासिया भी रही है। तो हम उसको भी देखते हैं, और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जो सवाल है उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, पहला सवाल ये बन सकता है कि इन विच ईयर डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड सिंध। तो 712 आ जाता है।
उसके बाद दूसरा सवाल ये आ सकता है कि हु वाज द रूलर ऑफ सिंध व्हेन मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड। तो मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आया तो उसकी लड़ाई किससे हुई थी? वो था राजा दहर। तो राजा दहर के साथ जब लड़ाई हुई तो फिर उस राजा दहर को मोहम्मद बिन कासिम ने हराया और 712 में सिंध के मकाम पर उसको शिकस्त दी। तो उसके बाद अगला सवाल आ सकता है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम का जो असल नाम था ना वो था सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम, उसका जो है ना वो टाइटल है। अब जो उसका और जो जो उसका टाइटल है वो एक और भी टाइटल है, वो आपको बताता हूँ आगे। आपको समझ आया कि मैं बार बार रिपीट करूंगा। नाम क्या है? मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम है। कब इसने इन्वेड किया? 712 में किया। कहाँ पर किया? सिंध पे किया। उसका असल नाम क्या था? उसका असल नाम मोहम्मद था। और बिन कासिम जो है ना, उसके बाद जो उसका टाइटल था ना मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम का, वो था अमाद बिन दीन, अमादुद्दीन। अब आपने याद, आपने नाम सुना ना अमादुद्दीन जंगी, वो और है। बट इसका नाम भी अमादुद्दीन था, टाइटल मोहम्मद बिन कासिम का। उसके बाद हु वाज राजा दैर, जो राजा दैर था उसकी वाइफ का नाम क्या था? वो रानी बाई था, जैसे हम कहते हैं ना बाय बाय। तो जब उसकी शिकस्त हुई तो उसने अपने आप को सुसाइड भी कर लिया था और उसने बाय बाय कर दिया था राजा दैर को। जी जी, ये लो। क्या कह रहे हैं? अच्छा, उसके बाद अभी हमने पढ़ा है कि जो मोहम्मद बिन कासिम था ये किस जो है ना वो खिलाफत के दौर में था। तो ये उमैया डायनेस्टी के दौर में शुरू हुआ था। और तब जो है ना अल वलीद बिन अब्दुल मालिक, अल वलीद, आपका कोई जानने वाला वलीद होगा, उसके नाम से याद रखना कि उस वलीद के दौर में जो है ना मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। और वलीद कौन सा था? वो एक हुक्मरान था और वो खिलाफत उमैया का रूलर था। और अब आगे जाके आपको मैं 10 सवाल उसके बताता हूँ जो है ना, खिलाफत उमैया जो है उसके फाउंडर और उसके वो कब स्टार्ट हुई उसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी आपको बात बता रहा हूँ इसकी, अपने मोहम्मद बिन कासिम की। तो हु वाज द पावरफुल वाइसरे ऑफ द, एक मिनट में एक कॉल आ रही है। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना, हु वाज द पावरफुल वाइसरे ऑफ द ईस्टर्न खलीफा अंडर अंडर अल वलीद। मैंने आपको पहले बताया कि आपका कोई दोस्त वलीद है, उसके उसके नाम से याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर में जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो जो उस वक्त जो है ना वो जो उसका जो हुक्मरान था, जो खलीफा था, वो अब्दुल वलीद था। और अब्दुल वलीद किस किस खिलाफत से था? बनु उमैया से। आपको पता है ना कि हजरत पाक सल्लल्लाहु बनु कुरैश से थे। और जो हजरत उस्मान गनी और अबू सुफियान, वो तमाम जो थे वो किसे थे? बनु उमैया से थे। अब और आगे जाकर हम बात करेंगे बनु अब्बास की भी बात करेंगे। तो अल हिजाज बिन यूसुफ जो है ना, वो ईस्टर्न, इस साइड पे जो हमारा जो ईस्टर्न साइड साइड था ना, आपको पता है ना ईस्टर्न कहते हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड को जो वेस्ट है। अगर आपने मैप देखा होगा मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं साउथ, और राइट वाले को कहते हैं ईस्ट। कहते हैं ना सूरज जापान है। और जो आपके राइट साइड पे होगा वो ईस्ट होगा, और जो लेफ्ट होगा वो वेस्ट होगा। अपने तो जो दिहाड़ी तू वेस्ट, जी जी। 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਤੱਕ ਕਮਾਵੇਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋੜ ਕਰਨਾ 8000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ अच्छा, उसके बाद जो है ना अल हजाज बिन यूसुफ का नाम आता है कि वो पावरफुल। अब इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो हजाज बिन यूसुफ था, क्योंकि वो इस साइड जो जो था ना ईस्टर्न साइड थी उसका, वो पावरफुल वायसरे था। तो उसने जो है ना इनको मरवा दिया या कत्ल करवा, मतलब वो फांसी लगवाने में किरदार किया। तो ईस्ट का जो जो था ना वो हजाज था, और वेस्ट का जो था ना उसका नाम था मूसा। ईस्ट का हजाज था, वेस्ट का मूसा था। उसके बाद है विच ग्रेट मॉस्क वाज बिल्ट अंडर अल वलीद। अभी मैंने आपको बताया कि आपका कोई दोस्त वलीद होगा, जिस जो हुक्मरान था उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि अभी हम उसको एसोसिएट कर रहे हैं। हुक्मरान का नाम क्या था? वलीद था। उस जो वलीद था वो किस डायनेस्टी से था? वो खिलाफत से, वो खिलाफत उमैया थी। उसका जो वेस्ट ईस्ट का था वाइसरे, वो था हजाज बिन यूसुफ। और जो वेस्ट का था उसका नाम था मूसा। मूसा। और जो इधर उसने बंदा भेजा था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम का असल नाम जो था वो सिर्फ मोहम्मद था। और बिन कासिम जो है ना, और जो 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 उसका था टाइटल था वो था मोइनुद्दीन। और मैंने आपको उसका नाम याद करवाया कि मोइनुद्दीन जंगी के नाम से, लेकिन वो था और, लेकिन उसके नाम से उसको देखना, उसका वो टाइटल था। और मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया? राजा दैर को हराया। कब? और उसकी वाइफ का नाम क्या था? बाई बाई, उसका नाम था बाई। और बाई ने जो है ना वो सुसाइड की
और उसको बाय बाय कर दिया, किसको, राजा दैर को, क्योंकि वो उसकी जंग हार चुका था। और अभी बात कर रहे हैं कि जो अल वलीद जो हुक्मरान था उसने कौन सी मस्जिद बनाई थी, उस मस्जिद का नाम था ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्क। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि जो दमिश्क है वो बेसिकली, अभी आपको मैं इसके पीछे मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है। हजरत उस्मान गनी और सफियान, हजरत सफियान रज़ी रज़ी अल्लाह अन्हु, जो ये बनु उमैया वाले थे, तो इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो हजरत अली के जो मानने वाले हैं वो मोस्टली अहले तशी हम उनको कहते हैं, और जो सुन्नी वाले हैं उनको वो मोस्टली, एक मैं वैसे बात बता रहा हूँ पढ़ाने के लिए, इसको थोड़ा सा वो रिलीजन टच ना दे लेना, सिर्फ इसको पर्पज ये है कि हम उसको जो है ना वो निमोनिक्स तरीके से याद कर सकें। तो अभी हम शाम को देखें ना, तो शाम में जो पहली हुकूमत थी ना वो थी बशारुल असद की। और बशारुल असद जो था वो था शिया, और इस वजह से उसको जो शाम में हुकूमत थी, क्योंकि ईरान की वो प्रॉक्सी थी बशारुल असद, और साथ में उसको जो ना वो प्रोटेक्ट कर रहा था रशिया। लेकिन अब जब एक नया उसका वो आया मौलवी, उसका मुझे नाम नहीं याद रहा, मैं आपको वो बता दूं, करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो वो अब उसको किसकी बैक है, उसको बैक है सऊदी अरब की। तो बेसिकली जो शाम है, शाम में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो है सुन्नियों की। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जो उमैया डायनेस्टी थी, क्योंकि वो हज़रत उस्मान गनी और वो वाले जो सुन्नी वाले थे, तो उनकी जो डायनेस्टी है, जो उसकी खिलाफत की जो दारुल हुकूमत था वो उमैया का। एक और तरीका है याद करने का। अब जो अब्बासिया डायनेस्टी है, अगर हम जाके पढ़ेंगे, वो जो है ना मोस्टली उमैया के बाद शुरू हुई है, और उसमें तमाम अहले तशी थे। तो उस जो उन्होंने दमिश्क को बनाया था अपना दारुल हुकूमत बनाया था। और दमिश्क जो है ना वो इराक का दारुल हुकूमत है। तो अब मैं बता आपको पीछे वापस जाता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो तमाम कहीं ना कहीं हर सवाल एक एमसीक्यूज में आई हुई है। ऐसी कोई बात आपको मैंने नहीं बताई जो एमसीक्यूज में ना आई हो। उसके बाद, विच ग्रेट मॉस्क वाज बिल्ट अंडर द अल वलीद, उस मस्जिद का नाम क्या था, द ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्क। और जो बगदाद है वो जो जो बगदाद है दारुल हुकूमत है, वो है उसका अपना अब्बासिया डायनेस्टी का। जो अल तशीह जब 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 600 आगे जा पढ़ते 661 के बाद, जब वो शुरू होता है अपना 750 में खत्म होता है उमैया डायनेस्टी। आई थिंक 612 में शुरू होता है, और 750 में जब खत्म होता है उसके बाद जो है ना अब्बासिया डायनेस्टी शुरू होती है। तो उन्होंने अपना जो दारुल हुकूमत था, ए फॉर अब्बासिया, बी फॉर बगदाद, ए से बी तक वो बगदाद में कन्वर्ट हो गया। तो अब आपके जो है ना सवाल एमसीक्यू आने हैं, तो आप जब आप देखेंगे आपको फौरन ये चीजें याद आ जाएंगी, ए फॉर अब्बासिया, बी फॉर बगदाद। तो उसके बाद आ गया, विच फेमस मॉस्क इन मदीना वाज एक्सपेंडेड अंडर अल वलीद। तो वलीद साहब ने दो काम किए थे। एक उसने मस्जिद बनाई थी अपना उधर दमिश्क में, उसका क्या नाम था, द ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्क। और साथ में जो है ना वो मदीने में भी एक मस्जिद एक्सपेंड की थी, जो कि प्रॉफिट्स मॉस्क कहलाती है, प्रॉफिट्स मॉस्क। अच्छा, अब उसके बाद मैं ना आपको कुछ चीजें बताता हूँ उमैया खलीफा के बारे में, क्योंकि सवाल वही होते हैं जो इन्हीं में से अब निकल रहे होते हैं। जो उमैया डायनेस्टी थी, जो उमैया खिलाफत है, उसके जो पहला खलीफा था उसका नाम था मुआविया वन। आपको पता है ना कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो औलाद में से हजरत हसन हुसैन जब हजरत हुसैन की शहादत होती है करबला के बाद, तो वो 661 हिजरी बनती है। तो उसके बाद जो है ना एग्जैक्टली इनकी खिलाफत है, जो उमैया है, वो उनके जो वो पहले रूलर बनते हैं। बेसिकली मुआविया जो है ना ये मुआविया वन है। तो उसके बाद उमैया खलीफा जो है ना वो 661 में स्टार्ट होता है, और हजरत अली की शहादत जो है ना वो 661 में ही होती है। और तब से जो है ना इनका उमैया स्टार्ट होता है, क्योंकि हजरत अली की शहादत 661 में होती है, और उसके 6 माह बाद जो है ना वो हजरत जो अपना हजरत हसन और हजरत हुसैन जो है ना हजरत हुसैन की शहादत हो जाती है। सिर्फ 6 माह जो है ना उनके चलते हैं, उसके बाद 661 के एंड पे ही जो है ना वो खिलाफत उमैया स्टार्ट हो जाती है। मैंने पहले आपको बताया कि जो उमैया है उसका जो कैपिटल था, वो दमाश्क था। और दमाश्क जो है ना वो सीरिया का कैपिटल भी है। तो
किसने उमैया जो है ना, उमैया के किस रूलर ने जो मदीना से दमिश्क में अपना कैपिटल चेंज किया? डेफिनेटली आपको पता है, हजरत अली और हजरत पाक हजरत अली या हजरत अली के दौर में, या उससे पहले जो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, तमाम जितने भी वो थे खलीफे, उनका जो वो मेन मरकज था वो मदीना था। तो अब इन्होंने जो हजरत हजरत मुआविया के दौर में 661 में जो है ना, इन्होंने अपना कैपिटल चेंज किया, उमैया डायनेस्टी का जो ये कैपिटल था मदीना से दमिश्क में। उसके बाद है कि कौन जो है ना उमैया खलीफा था, जो है ना वो सवाल ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा उमैया खलीफा था जो डोम ऑफ रॉक जिसने बनाया था? आपको पता है यरूशलेम में जो ये तीन चार वहां पर गुंबद बने हुए हैं, तो एक को जो है ना वो डोम ऑफ रॉक भी कहते हैं। तो वो अब्दुल बिल मालिक ने, मैंने आपको ये बताया कि अब्दुल बिल मालिक एक नाम है, एक अब्दुल बिन वलीद नाम है। हमने वलीद की बात पढ़ी है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ साथ सिंध को फतह करना और राजा दर को हराना, उसकी वाइफ को उसका मर जाना, और जो है ना वो तमाम चीजें चलती है। हजाज बिन यूसुफ का ईस्टर्न जो है ना वो वायसरे होना, और मूसा का वेस्ट में होना, और ये तमाम चीजें वो पढ़ी हैं। बट साथ में अब्दुल मालिक को भी हम देख रहे हैं, अब्दुल वलीद और अब्दुल मालिक को, ये भी ये के बाद दीगरे रहनुमा हैं। तो उमैया डायनेस्टी में जो अब्दुल मालिक था उसने यरूशलेम में रोक को और डोम ऑफ रोक जो है ना उसको तमीर करवाया था। एक सवाल ये भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा उमैया जो हुक्मरान था जिसने मोहम्मद बिन कासिम जो है ना के दौर जो ना मोहम्मद बिन कासिम के से सिंध को फतह करवाया? तो मैंने आपको पहले बताया कि अल वलीद वन, अल वलीद वन मैंने आपको बताया ना, साथ में वो माइंड बनाया। अगर आपको दोस्त नहीं भी, जितनी जितनी दफा मैंने आपको वलीद वलीद बोल दिया है, अब आपको ये याद हो गया वलीद कोई बंदा है और जो हुक्मरान था उमैया डायनेस्टी का, और उसको हम वलीद वन कहते हैं। और उसके बाद जो है ना वो साथ में अब्दुल मालिक था, अब्दुल मालिक ने रोक ऑफ डोम जो है ना वो यरूशलेम में तमीर करवाई थी। तो इस तरह जो है ना जो उमैया डायनेस्टी में ये सिंध फतह हुआ। उसके बाद एक सवाल ये भी आ सकता है कि ऐसा मोस्ट पाइस जो है ना वो मजहबी कौन सा उमैया डायनेस्टी में हुक्मरान था जिसको हम कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा या बड़ा मजहबी या बड़ा नेक हो सकता है? तो उसका नाम जो है ना वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। आपको पता है ना किसको जो है ना वो उमर सानी भी कहते हैं। तो उमर फारूक के दौर के बाद जो है ना ही वाज वन ऑफ द पर्सन हु वाज इन द उमैया खलीफा हु वाज वेरी वाइस एंड ही वाज वेरी राइटेस्ट पर्सन। और उमैया डायनेस्टी में अगर हम कह सकते हैं कि कोई अच्छे नामों में से एक नाम है तो वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ही है। तो उसके बाद जो है ना अब्बासिया खलीफा की बात करते हैं। तो अब्बासिया खलीफा ने ओवर थ्री थ्रू किया उमैया डायनेस्टी का। कब किया? 750 में। मैंने पहले बताया 661 में हजरत अली की वफात के बाद उमैया डायनेस्टी शुरू होती है, और 750 में जाके खत्म होती है। और इनकी जो है ना वो 1250 में आगे जाके 1252 या 1258 में जाके ये भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो उमैया डायनेस्टी का शुरू कब हुआ? 661 में। और खत्म कब हुआ? 750 में। जब इसका खत्म हुआ तब अब्बासिया डायनेस्टी का आगाज हुआ। तो अब्बासिया ने जो है ना वो अपना कैपिटल बनाया कौन सा? बगदाद। ए फॉर अब्बासिया, बी फॉर बगदाद। उसके बाद अब्बासी खलीफा जो है उसको एंड किया मंगोल ने। 1258 में मंगोलों ने अब्बासी खलीफा को खत्म कर दिया। अच्छा, अ, अब उसके बाद अभी आपको समझ मेरी आई कि नहीं आई? आ रही है सर, आ रही है समझ। जी सर, आ रही है समझ। कोई कोई समझ आ रही है आपको? कोई थोड़ी बहुत ही? जी जी सर, समझ आ रही है। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर आपको समझ ना आए आप एक दफा सुनेंगे। मैं आपको अगेन बार बार कह रहा हूँ, मैं जितने अल्फाज आपको अल्फाज बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एक दफा पास पेपर में सवाल आए हुए हैं। अभी जब हमने ये खत्म करना है, मैं आपको जब जब पास पेपर पे लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो सवाल आपको फिंगर टिप्स पे होंगे, और जब आपने एसोसिएट क्वेश्चन किए होंगे तो आपको वो जो है ना आपकी फाइनल की तैयारी उसमें हो रही होगी। अभी हमने सिर्फ पहली लाइन पढ़ी है कि आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन सिंध बिकेम द पार्ट ऑफ उमैया डायनेस्टी। आगे जाएंगे तो उमैया के जब हमारे सामने आएगा तो वो हमने चीजें पढ़ी होंगी। अच्छा, उसके बाद अगला क्या बात है? अच्छा, एक दफा आराम से पढ़िए। आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम इन्वेजन सिंध बिकेम पार्ट ऑफ द उमैया खिलाफत एंड लेटर द अब्बासी खलीफा। हमने उमैया भी पढ़ लिया, हमने अब्बासी खलीफा भी पढ़ लिया, हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ लिया, हमने सिंध के बारे में। अब सिंध के बारे में क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो है ना दूसरा बड़ा आबादी वाला प्रोविंस है। और इसके अलावा जो इसका जो पोर्ट्स हैं, मोहम्मद इसके एक पोर्ट मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम के नाम से भी है।
तो वो भी देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना उसकी बाकी ज्योग्राफी उसको भी देख लेंगे, और जो उसमें हेड ब्राज वो चीजें हैं वो भी मैं आपको जब ज्योग्राफी पे जाएंगे उससे इंटरलिंक कर दूंगा सिंध तमाम को। और जो पॉलिटिकल आपकी आइडियोलॉजी होगी और जो पॉलिटिकल वहां पर रूलर होंगे, पहले भुट्टो कब आया था, वो उसने कौन सी पार्टी कैसे रखी, वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद अगला आता है कि इन द 10th सेंचुरी मोहम्मद बिन महमूद ऑफ गजनवी मेड सेवरल इंक्लूजन इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब आपको पता है ना कि महमूद ऑफ गजनवी ये कौन है? महमूद ऑफ गजनवी एक ऐसा हुक्मरान है। अब हमने जब अभी एक हुक्मरान पढ़ रहे हैं, अभी दूसरा हुक्मरान पढ़ रहा है मैंने। पहला पढ़ा हमने मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा पढ़ा है हमने महमूद गजनवी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ किसकी लड़ाई होती है? राजा राजा दर के साथ। और महमूद गजनवी की आगे जो है ना वो राम जो है ना वो सोमनाथ के मंदिर और वो तमाम उनको देख लेते हैं। ये हम जब रूलर पढ़ते जाएंगे, एट द एंड आपको जो हमारे कम से कम 50-60 रूलर होंगे आगे जब जाएंगे। महमूद गजनवी है, उसके बाद गौरी है, जो हमारे ये नाम भी रखे गए हैं उसके ऊपर, मुख्तलिफ मिसाल के ऊपर। तो ये जब हमारे वो जब हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो वो हमें भी होते जाएंगे। अभी मैं इसलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि पहली क्लास का कि आपको इंटरलिंक कर सकूं। नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें इंटरलिंक नहीं करूंगा, आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम जो भी चीजें में पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई फायदा होगा इसमें। तो अच्छा, अब इसमें क्या है कि महमूद गजनवी के बारे में, इसका जो फुल नेम है, उसका फुल नेम है अब्दुल कासिम महमूद इब्ने सबकतगीन। आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी शायद बचपन में कि सबकतगीन एक लकड़हारा था, उसका बेटा जो है ना वो बादशाह बना। ये वही वाली कहानी है। सबकतगीन जो है ना यहाँ पर एक जो उसका महमूद गजनवी है उसका अब्बू था। और अब्दुल कासिम, अभी हमने कासिम के नाम से दो नाम पढ़े हैं। एक मोहम्मद बिन कासिम है, उसका असला नाम मोहम्मद था। और जो है ना उसका महमूद जो है ना उसका वो जंगी के नाम से हमने महमूदुद्दीन जंगी के नाम से हम याद कर जो है ना वो था उसका था टाइटल। और इसी तरह जो है ना एक महमूद गजनवी का नाम अब्दुल कासिम महमूद बिन सबकतगीन है। तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि महमूद गजनवी का जो है ना अब्बू का नाम क्या है, या वो किसका बेटा था? तो उसके अब्बू का नाम है सबकतगीन। उसके बाद है इन विच ईयर डिड मोहम्मद महमूद ऑफ गजनवी बिकेम रूलर। जो महमूद गजनवी है उसने वो कब रूलर बना? आपको पता है ना कि 998 में, अभी ये बात कर रहे हैं महमूद ऑफ गजनवी बिकेम द रूलर। ये इधर की बात नहीं कर रहे, सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं वहां की जहाँ जहाँ का रहने वाला था। ये मोस्टली जो आपका इलाका बनता है ना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जो सेंट्रल एशिया है, वो भी आपको मैं वो मैप से पढ़ा दूंगा, है ना। तो वो एक बनता है शहर ताजिकिस्तान, वो कंट्री है अपना ताजिकिस्तान। उन सब के दरमियान में ना एक उज्बेकिस्तान है, जिस तरह हम कहते हैं ना यू के इर्द गिर्द जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो कंट्रीज हैं। उसके एक साइड पे जो है ना वो ताजिकिस्तान है, एक साइड पे ऊपर जो है ना वो अपना कागिस्तान, साइड साइड पे जो है ना वो है किर्गिस्तान, इधर जो है ना वो तुर्कमेनिस्तान है। आपको पता है ना एक टापी के नाम से भी हमने वो हमारी वो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की पाइपलाइन जो है ना वो मनसूबे के लिए वो काम कर रहे हैं, ताकि वहां से जो है ना वो गैस और वो तमाम चीजें आ सके टापी। तो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान के साथ में जो ना वो अफगानिस्तान के वेस्ट जो है ना वो वेस्ट में आगे तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, आगे पाकिस्तान और आगे इंडिया, ये तापी के नाम से एक प्रोजेक्ट भी है। तो ये वहां के जो है ना वो रूलर था। तो महमूद गजनवी ने कितने जो है ना वो हमले किए इंडिया में? तो उसने कम से कम जो वो ना वो 17 रेड्स किए, 17 हमले किए यहाँ पर। 17वें हमले में जो है ना वो सबकत ने के जो बेटा था महमूद गजनवी, जिसका नाम मोहम्मद बिन जो ना वो मोहम्मद कासिम बिन शबकत जो है ना वो नाम उसका पूरा है, उसने 17वें हमले पे यहाँ पर सोमनाथ के मंदिर तोड़े। मैंने पहले आपको अर्ज किया है कि जो मुख्तलिफ राइटर हैं, ऑथर हैं, वो मुख्तलिफ की बात करते हैं। हमारे लिए वो एक आइडियल हीरो है, बट जो इंडियन जो है आपके हिस्टोरियन है, वो ये कहते हैं कि ये जो है ना लूटने के लिए आया था, और जितना हमारा सोना था वहां पर सोमनाथ के मंदिर में वो साहब का साहब लेके वापस चला गया। उसके बाद एक सवाल ये है कि महमूद ऑफ गजनवी ने कब जो है ना वो फेमस जो है ना वो एक मंदिर जो है ना 1026 में हमला किया? तो वो मंदिर का नाम था सोमनाथ। सोमनाथ का जो है ना वो मंदिर इसने अटैक किया, तो कब किया था? 1026 में। अब इसमें कितने 28 साल लगे हैं। 28 साल में इसने 17 हमले किए थे। 998 में ये रूलर बना था, और उसके बाद इसको पहले एक हमला किया, फिर दूसरा किया, इस तरह करते करते 1026 तक जो है ना इसने जाकर अपना 17वां हमला किया, और इसने उनको जो ना उनका मंदिर उसको तोड़ा इसने। ऑन व्हाट डे डिड मोहम्मद महमूद ऑफ गजनवी सेट आउट ऑफ फॉर सोमनाथ? तो 17 अक्टूबर। अब 17 अक्टूबर जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा पीरा एक्ट है उसका जो ऑफिशियल गजट बना था, जब हम पीरा एक्ट में जाएंगे तो वो 17 अक्टूबर को वो ऑफिशियल गजट में जारी हुआ था। कमाल है।
16 अक्टूबर को गवर्नर ने साइन किए थे, और 11 अक्टूबर को जो है ना वो प्रोविंशियल असेंबली ने बिल पास किया था। 11, 16, 17 अक्टूबर से इसको याद रख लेना कि साढ़े पीरा एक्ट है वो भी एक सोमनाथ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਤੋਂ 26 ਦੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ बाद व्हेन वाज द रीजन ऑफ द महमूद ऑफ गजनवी, तो उसका जो रीजन था वो मुस्लिम सुन्नी था। महमूद ऑफ गजनवी वाज अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ, तो उसको जो है ना वो पर्शियन लिटरेचर का जो है ना वो बहुत बड़ा उसका था वो एक शदाई या वो शौक रखने वाला। तो अभी आपको आपने देखा ना अल बेरूनी भी आपने नाम सुना होगा। अल बेरूनी जो है ना वो एक मैथमेटिशियन था जिसने क्योंकि जब असल ताता गंज बख्श, जिसका असल नाम जो है ना वो उस्मान बिन क्या नाम उसका, उस्मान बिन, इसका पूरा नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद आपको याद हो तो मुझे बताना। तो उनके साथ जो है ना वो दाता के साथ जो है ना वो महमूद गजनवी भी आए थे, सॉरी महमूद गजनवी के साथ ये भी आए थे, और साथ में अल बेरूनी भी यहाँ पर आए थे। तो अल बैरूनी जो है ना उनके बारे में एक और भी कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड द टू नेशन, हु गिव द थ्योरी ऑफ टू नेशन स्टेट। क्योंकि इन इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, ये 1026 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि सर सैयद अहमद खान भी टू नेशन थ्योरी के जो फाउंडर हैं, फिर आगे इलामा इकबाल भी हैं। तो इन इन इन्होंने 1026 में कहा था बुक्स में कि जो है ना मुस्लिम और जो है हिंदू हैं वो इकट्ठे नहीं रह सकते। तो अल बैरूनी जो है ना वो भी महमूद का जो है ना वो स्पोर्ट में स्कॉलर था, और ये भी साथ यहाँ पर ऐसा कॉन्टिनेंट में आया था। तो महमूद गजनवी जो है ना वो कब फौत हुए? 1026 में ये फौत हो गए, 1030 में फौत हो गए थे। अगेन 998 में रूलर बनते हैं। 1028 में ये क्या होते हैं आपके जो है ना सोमनाथ के मंदिर पे हमला करते हैं, और सिर्फ 1026 में, और सिर्फ 4 साल हुकूमत करते हैं, और उसके बाद ये इंतकाल कर जाते हैं। आगे हम जाके पढ़ेंगे जो आपकी थी ना ये रजिया सुल्ताना, वो भी 1226 में, जब हम खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे, अल्तमश के वो बेटी थी, तो वो 1236 में बनी थी, और 4 साल के बाद 1240 में वो भी इंतकाल कर गई थी। तो अब इस दोनों को रिलेट कर लिया गया। महमूद गजनवी 1230 में फौत हुआ था, सिर्फ 4 साल गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट करने के बाद। सिमिलर जो जो रजिया सुल्ताना थी 1236 में, वो भी सिर्फ 4 साल गवर्नमेंट करने के बाद वो भी इंतकाल कर गई। कोई समझ आई आपको भी? जी सर। कितनी समझ आई है? सर जो आपने पढ़ाया वो सारा समझ आ रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि रिलेट कर लें चीजें तो वो ज्यादा अच्छे से माइंड में बैठ रही हैं। हम्म। फर्दर इस लेक्चर को एक दफा फिर अच्छा। सुनेंगे तो फिर ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। अब साथ में हमने इसको भी देख लिया है अपने महमूद गजनवी को भी। आगे नीचे जो है ना इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ यही बात लिखी गई जो है ना वो खलीफा ऊपर जो है ना वो अब्दुल मालिक की बात की गई है कि वो कौन सा प्रिंस था। उसके बाद ये जो बैजेंटाइन्स हैं इसको भी अपना छेड़े, ये लंबा चौड़ा काम बन जाएगा। अभी 695, हम 695 में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर इस पे जाएंगे ना तो फिर हम उसको पीछे और भी देखना पड़ेगा। जब हम इसकी जब इस पे जाएंगे तो हम इसको छेड़ लेंगे, बैजेंटाइन्स डेंसिटी को। ये जो अरेबिक एंड इस्लामिक करेक्टर है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि ये इस जब भी मुस्लिम दौर आए हैं तो इन्होंने पर्शियन को, अरेबिक को और इस्लामिक करेक्टर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। अभी मैंने आपको बताया ना अल हजाज बिन यूसुफ, ये ईस्टर्न वायसरे थे, और ये बड़ा पावरफुल पर्सन था। इसी तरह जो वेस्ट था ना उसमें जो वलीद के जो ना वायसरे में थे, उसका नाम था मूसा। वो वेस्ट वाली साइड पे था, वो उधर अपना अफ्रीका के कुछ मिस्र और उन साइड पे, और जो इस साइड पे हजाज बिन यूसुफ था। अभी मैंने बताया ना कि मूसा, तो मूसे का पूरा नाम था मूसा इब्न नसीर। तो ये जो है ना उस साइड पे था, हिस्पोनिया और मगरिब वाली जो है ना जिसको वेस्ट कहते हैं, उस साइड पे इसने बहुत सारी फतवात की थी। अगेन बोल रहा हूँ, ईस्ट में कौन था? हजाज बिन यूसुफ, और वेस्ट में कौन था? मूसा। मूसा का पूरा नाम मूसा इब्न नसीर है, और इसको गवर्नर ऑफ इफ्रीकिया कहते हैं। अफ्रीका मतलब ये जो अफ्रीका था ना, वो जो वेस्ट वाली साइड था,
क्योंकि जो हमारा हब था वो शाम था। शाम का जो दमिश्क था वो उमैया डायनेस्टी में वो था। अब अगर हमारे पास मैप हो, नीचे आपको नजर है मैप? नहीं, मैप नहीं है। लेट मी चेक ऑन। चलो मैं मैप आपको किसी दिन जो है ना स्पेशल करवा दूंगा, जितना जो है ना वो करके। तो शाम के साथ जो है ना शाम के जो वेस्ट में है वो अफ्रीका कंटिनेंट आता है, ईस्ट में जो है ना हमारा ये आता है, वेस्ट में मूसा, ईस्ट में जो हजाज बिन यूसुफ था। और इस तरह अगर आगे जाएं, ठीक है, होल्ड करना। अच्छा, आपने अभी ना एक चीज नोट कर लेनी है, जब मैं आपको मैप कराऊंगा जिसमें तमाम वो हम सीज के देखेंगे, पेंसुला देखेंगे, तो उसमें आपको याद हो जाएगा। एक इबेरियन पेंसुला है, तो उसको, उसका पुराना नाम जो है ना वो हिस्पानिया है। और ये जो आज का स्पेन और पुर्तगाल है ना, उसको ये कवर करता है। हिस्पानिया पुराना नाम है, न्यूज का नाम है इबेरियन पेंसुला। जिस तरह हम इधर पेंसुला मुख्तलिफ जो है ना वो ईरान के पास है, इधर जो है ना ऊपर गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास है, ऊपर जो है ब्लैक सी में है। तो वो हम जब करेंगे वो देख लेंगे। तो तो जो मूसा बिन नसीर और जो थे ना तारिक बिन जियाद, ये जो वेस्ट वाले थे हुक्मरान, अब्दुल वलीद हुक्मरान के दौर में, और जो है ना उसके जो वायसराय थे, ये वाले गवर्नर थे, ये इन्होंने जो ना वो इस्पानिया को, स्पेन को, आपको पता है ना स्पेन को फतह किया था। हमारे लाहौर में यहाँ पर कौन सा है कुतबा चौक, ये भी वो जो स्पेन के ना उसके नाम से यहाँ पर बनाया गया है। तो बाद में जो ना इस इलाके को अल अंदलुस का नाम दिया गया था, जिसको हम यूरोप जो ना तुर्की का भी कुछ हिस्सा कहा जाता है। तो ये तमाम इसमें आ जाती हैं। और जो आज का स्पेन और पुर्तगाल है, ये उसका हिस्सा है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना ये आपको अभी मैप में नीचे नजर आ भी रहा होगा शायद। इसमें कहीं पर आपको नजर आ रहा है? एक मिनट में देखता हूँ। अफ्रीका, अफ्रीका में तो नहीं है ये ना, इबेरियन ऊपर आता है। नहीं, यहाँ पर ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा किसी दिन फिर। तो ये बाकी जितनी चीजें भी मैंने आपको करा दी है,